मुस्लिम लॉ को अगर आप बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने लगते हैं तो यकीन मानिए आधे घंटे बाद आप खुद उर्दू के शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज मुस्लिम लॉ का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मुस्लिम लॉ का कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके वर्ड मीनिंग्स, इसके वोकैब इतने मुश्किल हैं जिसको पढ़ते समय तो लगता है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब आंसर राइटिंग करने जाओ तो सब कुछ घाल मेल हो जाता है। मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा ज़रूर फील होता होगा। खैर, आज का टॉपिक क्या है पहले ये बता देती हूँ। आज का टॉपिक है डिस्कस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियम की विवेचना करनी है। और सुन्नी या हनफी विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियम क्या है। डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अंडर हनफी या सुन्नी लॉ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक बात बताइए। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, मैंने आपको बताया था वसीयत के बारे में। मुस्लिम विधि के तहत वसीयत कैसे लिखी जाती है। तो चलिए, कोई एक व्यक्ति है जो मुस्लिम है, उसने अपनी वसीयत लिखी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसने जो वसीयत लिखी थी 1/3, आपको याद ही होगा। तो क्या होता है, जो 1/3 होता है उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार जो होता है उसका खर्चा निकाला जाता है। उसने अपने जीवन काल में जो भी कर्जा लिया रहता है उसका खर्चा निकाला जाता है। तो भी उसकी टोटल संपत्ति का 2/3 तो बच ही जाता है, क्योंकि वसीयत में क्या है, 1/3 आप किसी के नाम कर सकते हैं। तो वो 2/3 के कौन होते हैं उत्तराधिकारी। तो बेसिकली जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये वही उत्तराधिकारी हैं। तो लेकिन अब उत्तराधिकारी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुन्नी लॉ में ना उत्तराधिकारी 2 तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहला, जो रिश्तेदार होंगे वो होंगे इनहेरिटेंस। अब रिश्तेदारों के भी कई कैटेगरी हैं। आपके घर में भी ना कई तरह के रिश्तेदार आते होंगे, ददीहाल के, ननिहाल के, मतलब ऐसा आपने भी कैटेगरी बांटी होगी। उसी तरह से सुन्नी लॉ में भी रिश्तेदारों की कैटेगरी बांटी गई है। तो पहला रिश्तेदार जो है, तो पहला होगा रिश्तेदार उत्तराधिकारी। अब इसमें रिश्तेदार में कौन कौन से होंगे। एक, जो शादी के बाद, शादी करने के बाद जो रिश्तेदार हो जाते हैं, और दूसरा जो ब्लड रिलेशन से रिश्तेदार होते हैं। अब इसके भी 3 कैटेगरी हैं। सोचिए आप कि आप पहले ऊपर लिखिए उत्तराधिकारी, उसके नीचे लिखिए रिश्तेदार उत्तराधिकारी, उसके नीचे लिखिए 3 कैटेगरी और। रिश्तेदार उत्तराधिकारी में लिखिए विवाह और रक्त संबंध। अब उसके नीचे 3 कैटेगरी और लिखिए। पहला हो गया हिस्सेदार यानी शेयरर्स। इसमें 12 रिश्तेदार आते हैं, जिसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। दूसरे आते हैं अवशिष्ट, जो बचे हुए। ये रिश्तेदार किसी निश्चित हिस्से के भागीदार नहीं होते हैं, बल्कि जब कोई हिस्सेदार नहीं बचता है, कहीं तरफ से भी कोई भी नहीं बचता है, तो फिर ये उत्तराधिकारी बन जाते हैं। जैसे कि बेटे के हिस्से के वंशज और वास्तविक पितामह के वंशज, मतलब फादर के बेटे का बेटा अगर कोई नहीं है तो फादर के जो भाई हैं उनके बच्चे। इस तरह से हो गया, ये दूर का रिलेशन हो गया। अब आते हैं हम दूरस्थ संबंधी, डिस्टेंट जो होते हैं। अब इसमें दूर के संबंधी आते हैं। अब इसको भी आप 2 कैटेगरी में बांट लीजिए कि दूर के संबंधी के भी 2 कैटेगरी होते हैं। इसमें गैर रिश्तेदार उत्तराधिकारी आते हैं। अब ये वो उत्तराधिकारी होते हैं जो ब्लड रिलेशन से हमारे संबंधी नहीं होते हैं, बल्कि कभी ना कभी कोई पैक्ट किया जाता है, कोई संधि हो जाती है, कुछ आपस में कोई वसीयत के थ्रू जुड़ जाते हैं, या सरकार द्वारा कुछ ऐसा निर्धारित होता है, तो ये हमारे संपर्क में आ जाते हैं, वो होते हैं गैर रिश्तेदार उत्तराधिकारी। अब हम चलते हैं सिया विधि में उत्तराधिकारी। तो सिया विधि में उत्तराधिकारी केवल 2 ही पार्ट हैं, एक तो हिस्सेदार होगा और एक अवशिष्ट होगा। नोट डाउन करते जाइएगा, एक तरफ बनाइए हिस्सेदार, दूसरा बनाइए अवशिष्ट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि विरासत योग्य संपत्ति, हेरिटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब कोई मृत मुस्लिम की संपत्ति में से खर्चे की कटौती जब हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसने जो लोन लिया था, ऋण लिया था, वो सब निकल गया, तो जो शेष बच जाता है, जो बचा हुआ होता है, वही संपत्ति किस लिए मानी जाती है, वही संपत्ति विरासत योग्य मानी जाती है। जैसे 1/3 तो उन्होंने नाम कर दिया, वसीयत में लिख दिया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु का अंतिम संस्कार में खर्चा हो गया, उसके बाद उन्होंने ढेर सारे ऋण लिए थे, वो सब चुका दिया। अब जितना पैसा बचा है, जो चल अचल संपत्ति बची है, वो क्या हो गया, वो विरासत योग्य संपत्ति हो गई। अब उसके लिए उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। जैसे इसमें खर्चा कौन कौन सा हुआ, मैंने क्या क्या बताया, कफन दफन का खर्च, और जो भी प्रशासन पत्र या जो भी ऋण लिया है, और मृतक की मृत्यु से पहले 3 माह के अंदर उसकी व्यक्तिगत सेवा और मजदूरी। क्या होता है, कई बार बीमार
पड़ जाते हैं लोग, मरने से पहले 2-3 महीने कोई बीमार पड़ा, उसमें जो खर्चा हुआ, सेवा जो इसने किया, वो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये सब खर्चे के बाद जो बची हुई संपत्ति होती है वही होता है विरासत योग्य संपत्ति। ये संपत्ति चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। बस वो संपत्ति जो मरा है ना, जिसकी डेथ हुई है, ये उसकी होनी चाहिए। अब तीसरा है संयुक्त कुटुंब की उपधारणा नहीं। आपने ज्वाइंट फैमिली के बारे में पढ़ा होगा हिंदू लॉ में, लेकिन मुस्लिम लॉ में ज्वाइंट फैमिली जैसे संपत्ति कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ऐसी कोई अवधारणा दी ही नहीं गई है। इसमें हकीम रहमान बनाम मोहम्मद महमूद हसन का एक केस है। इसमें निर्णय के अनुसार किसी मुसलमान की डेथ पर उसकी पूरी संपत्ति उसी समय उसके वारिसान में चेंज हो जाती है और वे सह अभोगी के रूप में अपने निश्चित हिस्सों के उत्तराधिकारी हो जाते हैं और उसी अनुपात में वे मृतक के ऋण के भी ऋणदार होंगे। मतलब कोई एक मुस्लिम व्यक्ति मरता है, उसकी बहुत बड़ी सी फैमिली है। नॉर्मली क्या होता है, मुस्लिमों की काफ़ी बड़ी फैमिली होती है, तो जैसे ही वो मरता है उसकी संपत्ति जो वो ऑटोमेटिक उन लोगों में बट जाती है। लेकिन आपको सिर्फ संपत्ति में बांटवारे का अधिकार ही नहीं मिला है, बल्कि अब आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि उस जिसकी डेथ हुई है ना, उसने जो कर्ज लिया था वो भी आप ही चुकाओगे अगर उसके संपत्ति में भागीदार बन रहे हो। क्लियर। अब चलते हैं विरासत कब खुलती है। व्हेन इनहेरिटेंस ओपन्स। किसी मुसलमान की मृत्यु होने पर ही पहली बार खुल जाता है ये, और उससे पहले कि उत्तराधिकारीगण किसी भी उत्तराधिकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये तो वसीयत में भी हमने पढ़ा था कि जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक वसीयत जो है वो एक्टिव मोड में नहीं आएगा। पांचवा है प्रतिनिधित्व का नियम, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस नियम का मतलब है कि यदि विरासत खुलने के पहले ही मृतक का कोई उत्तराधिकारी मर जाता है, मतलब कोई एक फादर है जिसने अपनी वसीयत लिख दी और उसके बाद उसके विरासत वाले और कौन कौन से उत्तराधिकारी सब पता है, और उसकी मृत्यु होने से पहले ही जो उसका उत्तराधिकारी जिसने मतलब उत्तराधिकारी मतलब उसने अपने भाई के बेटे के नाम पर भी दिया है और भाई का बेटा ही मर जाता है, तो ऐसे मृत जो उत्तराधिकार है उसके उत्तराधिकार उसके प्रतिनिधि के रूप में उसको मिलने वाला हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो ये नियम सुन्नी विधि में मान्य नहीं है, पर शिया विधि के अंतर्गत उत्तराधिकारियों के हिस्से का निर्धारण करने हेतु ये मान्य माना जाता है। प्रतिनिधित्व का नियम, मरने के बाद उसकी जगह कोई और प्रतिनिधित्व करे। फिर है हिस्सों का अवधारण का नियम। इसमें सुन्नी विधि में हिस्सों का आवंटन प्रति व्यक्ति किया जाता है, पर शिया विधि में शाखा मतलब जो फैमिली ट्री होती है ना उस तरह से किया जाता है। सातवां है अपवर्जन का नियम, इज रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन। इसमें क्या आता है कि जो वारिस हैं उनको ये नियम, उसके लिए नियम बनाया गया कि जो व्यक्ति विरासत योग्य संपत्ति के स्वामी से किसी दूसरे के द्वारा संबंधित है उसको उस दूसरे की संपत्ति में उत्तराधिकार से अपवर्जित कर दिया जाता है, और निकटतम ब्लड रिलेशन उत्तराधिकारी अधिक दूर वाले उत्तराधिकारी को अपवर्जित कर देते हैं। मतलब ब्लड रिलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और कुछ दशा में अपवर्जित व्यक्ति दूसरों को अपवर्जित कर सकता है। तो मुस्लिम विधि में कुछ व्यक्ति उत्तराधिकारियों में आते हैं और वे उत्तराधिकार पाने के लिए वर्जित भी किए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें हो कि मानव हत्या, होमिसाइड, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या के आशय या बिना आशय से करता है तो वो सुन्नी विधि में उस अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार से वंचित हो जाता है। मतलब ह्यूमिसाइड वाले जिन पे केस हैं उसको उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, और शिया विधि में यदि हत्या जानबूझ के की गई हो हत्यारा उत्तराधिकार से वंचित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये लाइन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है अर्धमर्ज संतान। ये क्या होता है, तो सुन्नी विधि में अधमर्ज संतान माता से विरासत का हकदार है, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से नहीं। पर शिया विधि में माना जाता है कि माँ और पिता दोनों से ही उसको उत्तराधिकार पाने का अधिकार है। अब शिया विधि में अधर्मज संतान को फिलियस न्यूलियस कहा जाता है। फिलियस न्यूलियस, इसका मतलब क्या होता है फिलियस न्यूलियस का, तो जब किसी की संतान नहीं है, अब इस कारण से किसी संतान को उसके माता पिता से जो अधिकार नॉर्मल रूप से मिलते हैं वे अधर्मज संतान को नहीं मिलते हैं। अधर्मज बच्चे को अपनी माँ से भी उत्तराधिकार पाने का हक नहीं है, ना ही उसकी संपत्ति उसकी माँ या उसका जो जनक उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते वो। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि वो किसी का शिशु नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, तो कोई उसका पूर्वज है ही नहीं, तो जब कोई पूर्वज ही नहीं है तो उसके रक्त वाला उत्तराधिकार वाला नियम कैसे लागू होगा, वो तो अधर्मज है ना। अब जैसे मान लीजिए क अपने पिता और भाई ख को छोड़कर मरता है। अब चूंकि ख का संबंध क के पिता के माध्यम से ही है और पिता अजीवित है, इसलिए ख उत्तराधिकार पाने से वंचित हो जाएगा। इसको एक डायग्राम बना करके समझिएगा। फिर है एक व्यक्ति रक्त का नज़दीकी नातेदार दूरस्थ को अपवर्जित करता है। 8वां पॉइंट है ज्येष्ठाधिकार का नियम। ज्येष्ठाधिकार मतलब सबसे बड़ा, तो पिता का सबसे बड़ा पुत्र ही विरासत का हकदार होता है, ये तो हम
शुरू से पढ़ते आए हैं। 9वां है निहित विरासत का नियम। हम निहित विरासत क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि किसी मुसलमान के मरते ही तुरंत उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में उनके निश्चित हिस्से के अनुसार दे दी जाती है, यानी उत्तराधिकार निलंबित नहीं रहता है, तुरंत होता है ये। 10वां है उत्तराधिकार की प्रत्याशा का नियम। अब प्रत्याशा का नियम क्या है कि मुस्लिम विधि में किसी मुसलमान के मरने पर ही पहली बार विरासत खुलती है, इसलिए उससे पहले की कोई भी विरासत या वारिसाना हक की संपत्ति कोई भी चीज़ व्यवहार में नहीं मानी जाएगी। 11वां है जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ये तो सिंपल है कि जो जीवित व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी नहीं, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक तो संपत्ति पे वो होगा नहीं, तो किसी व्यक्ति के मरने पर ही उसकी संपत्ति की विरासत पहली बार खुलती है और तभी उसका भावी उत्तराधिकारी, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी सब कुछ डिसाइड होता है। फिर 12वां है उत्तराधिकार की संभावना का त्याग। अब मुस्लिम विधि में किसी मुसलमान के मरने पर पहली बार विरासत खुलती है और नियम भी स्थापित किया गया कि किसी जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता है। अब किसी भावी उत्तराधिकारी के अपने पहले के जीवन में जो उसका वारिसाना हक था, ये सवाल उठता है। तो इसमें नज़ीरुल्लाह पनान फ्यूजुलुर रहमान के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपत्ति में इस अधिकार के त्याग को मान्य किया, जहां कोई पति अपनी पत्नी को उसकी मेहर के एवज में अपनी कोई अचल संपत्ति दे देता है और पत्नी करार करती है कि वह उत्तराधिकारी के रूप में उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति में किसी हिस्से का दावा नहीं करेगी। मतलब उसने खुद ही उत्तराधिकार की संभावना का त्याग कर दिया। अब है जन्म स्वायत्तवाद को मान्यता नहीं। नो राइट बाय बर्थ। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार की संपत्ति में जन्म से अधिकार नहीं होता। मुस्लिम विधि में किसी उत्तराधिकारी का संपत्ति में अधिकार पूर्वज की मृत्यु पर ही उदय होता है। अब हमने इसमें 12 पॉइंट डिस्कस किए हैं और उन 12 पॉइंट को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियम में सबसे पहले लिखिएगा उत्तराधिकार क्या होते हैं। फिर आप स्टार्टिंग करिएगा कि वसीयत में कैसे कैसे वसीयत जो लिखी जाती है उसमें 1/3 होता है और 1/3 के बाद कैसे खर्चा निकाला जाता है अंतिम संस्कार का, और उसके पुराने ऋण चुकाए जाते हैं और बाकी जो संपत्ति बचती है उसको बांटने के लिए उत्तराधिकार की जरूरत पड़ती है। अब ये उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो इसके भी पार्ट हैं। एक तो रिश्तेदार उत्तराधिकारी और दूसरा दूरस्थ संबंधी उत्तराधिकारी। अब रिश्तेदार उत्तराधिकारी के पार्ट है, एक तो जो हिस्सेदार होता है, एक अवशिष्ट होता है, और दूरस्थ संबंधी एक अलग सेक्शन है उस। और तीसरा पॉइंट आएगा गैर रिश्तेदार उत्तराधिकारी। तो 3 तरह से हो गए उत्तराधिकारी: गैर रिश्तेदार, रिश्तेदार उत्तराधिकारी और दूरस्थ संबंधी। इसके बाद आप लिखिएगा कि विरासत योग्य संपत्ति क्या होती है। तो जो कफन दफन का खर्च हुआ, जो ऋण लिया उसने, जो उसकी व्यक्तिगत सेवा की गई, मरने से पहले जो बीमार पड़े, उन सब का खर्चा निकालने के बाद जो संपत्ति बचती, चाहे वो चल हो चाहे अचल, वो सब क्या हो गया, विरासत योग्य संपत्ति हो गई। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा संयुक्त कुटुंब की अवधारणा। तो मुस्लिम विधि में संयुक्त कुटुंब की कोई अवधारणा नहीं है। चौथा पॉइंट है विरासत कब खुलती है, जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो विरासत का अधिकार वो खुल जाता है। 5वां है प्रतिनिधित्व का नियम क्या होता है। तो जो मरा है, जिसकी डेथ हुई है, जिसका वसीयत है, उसका अगर उसने जिसके नाम पर अपना उत्तराधिकारी बनाया है, अगर वो ही मर जाए तो क्या होगा, तो उसका कोई प्रतिनिधित्व आकर के उसको लेगा उस प्रॉपर्टी को। फिर है हिस्सों की अवधारण का नियम। इसमें क्या है, हिस्सों का आवंटन किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति की तरह, पूरी परिवार ने एक एक व्यक्ति को हिस्सों का आवंटन किया जाता है। 7वां है अपवर्जन का नियम। इसमें वारिसों का अपवर्जन संबंधी नियम बताया गया है, जिसमें ऐड क्या होता है, एक तो मानव हत्या अगर उसने की हो तो उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा, अगर जानबूझ के हत्या की है तो उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा, और एक व्यक्ति जो मृतक के अन्य व्यक्ति द्वारा संबंधित है वो अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार से भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। 8वां है ज्येष्ठाधिकार का नियम, जो कि सबसे बड़ा होता है बेटा उसका। 9वां है निहित विरासत का नियम। 10वां है उत्तराधिकार की प्रत्याशा का नियम, और 11वां है जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, और 12वां उत्तराधिकार की संभावना को खुद त्याग करना, जैसे पत्नी ने खुद ही त्याग कर दिया मेहर लेने के बाद कि मरने के बाद आपके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। और 13वां है जन्म स्वायत्तवाद को मान्यता नहीं, नो राइट बाय बर्थ। ये आपको 13 पॉइंट लिखने हैं, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इसमें केस लिखना, नजरुल हलक बनाक फ्यूजल रहमान, जो कि पत्नी ने पति को बोला मेहर लेने के बाद कि मैं आपके उसमें प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार नहीं हूँ। दूसरा वर्ड लिख दीजिएगा फिलियस न्यूलियस का मतलब क्या होता है, जो अधर्मज संतान होती है उसके बारे में जो नियम बताया गया, ये लिख सकते हैं आप। और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और उसके बाद बुक रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट और फैक्ट को मिला के इतना समझना काफ़ी होता है किसी भी टॉपिक के लिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करिएगा तो आपका आंसर जो है वो बहुत बिखरा बिखरा सा हो जाएगा।